हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 28 जो आपके बीपीएससी टीचर 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है जो आपके सिलेबस में साफ-साफ मेंशन है। अगर आप साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ आपको ₹201 में आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन और आंसर साथ में दिया जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बता दिया कि सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे से जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हालो प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जिसे आप हालो इफेक्ट के नाम से भी जानते हो। ये सवाल आपके पेपर में कई बार पूछा भी जा चुका है। हॉलो इफेक्ट काफ़ी फेमस नाम है, तो आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है टिचनर, ऑप्शन बी है वुंड, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक या ऑप्शन डी स्काउट। तो याद रखिएगा, हॉलो बात कीजिए हॉलो इफेक्ट की, तो हॉलो इफेक्ट आपको 1920 में सबसे पहली बार आपके थॉर्नडाइक साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1920 में, याद रखिएगा, क्योंकि सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। बात की जाए थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए थे? मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग बताइए कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम बताए हैं? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए थे। कौन-कौन सा नियम था वो? एक तत्परता का नियम, दूसरा आपका व्यायाम का नियम, तीसरा आपका प्रभाव का नियम। ये काफ़ी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत कितने नियमों को बताया था। और एक सवाल और पूछा जाता है कि कौन-सा सिद्धांत आपके थॉर्नडाइक ने दिया था? तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने व्यवहारवाद सिद्धांत दिया था और आपके थॉर्नडाइक व्यवहारवाद मनोवैज्ञानिक भी माने जाते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, आपके पेपर के अकॉर्डिंग काफ़ी बार इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह चर जिसके प्रभाव का अध्ययन प्रयोग में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्वतंत्र चर, ऑप्शन बी है प्रतंत्र चर, ऑप्शन सी है भ्राचर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है शिकागो, पेरिस, ऑप्शन सी है लिपजिंग या ऑप्शन डी कनाडा। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, क्योंकि आपने साइकोलॉजी में सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया जाता है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला आपकी लिपजिंग में खोली गई थी। और लिपजिंग कहाँ पड़ता है? तो आपके लिपजिंग आपके जर्मनी के अंदर आता है। तो जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और प्रयोगशाला किसने खोली थी? तो याद रखिएगा, विलियम वुंड ने। कब खोला था? तो 1879 में आपका पहला मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया गया था, 1879 में विलियम वुंड के द्वारा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन और बताइए कि भारत में पहली बार आपका मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित किया गया था? क्योंकि सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला आपके कलकत्ता, याद रखिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपका 1916 में डॉक्टर ए एन सेन के द्वारा आपका भारत में पहला प्रयोगशाला स्थापित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको पॉइंट बताए आपने सारा नोट कर लिया होगा, क्योंकि ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे साफ-साफ लिखा भी है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879 में विलियम वुंड ने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, जंतु चुंबक का विकार किसने किया? आपसे पूछा जा रहा है एनिमल मैग्नेटिज्म का आविष्कारक किसने किया था? फ्रेंच मेरमर ने,
फ्रेंच जोसेफ गॉल ने, सिगमंड फ्राइड या ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी में जर्मन फ्रेंच मेरमन ने आविष्कार इसका किया था एनिमल मैग्नीज्म का 18वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा सवाल है। कई बार आपको बताया जा चुका है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है। थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा, जेबी वाटसन या ऑप्शन डी आर एस वुडवर्ड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अल्बर्ट बंडूरा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब दिया था? तो 1977 में आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया गया था। और एक सवाल और भी पूछा जाता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पे किया था। तो याद रखिएगा एक बेबी डॉल थी। ठीक है, बेबी डॉल का कहानी क्या था कि जो अल्बर्ट बंडूरा थे, तो वो अपने प्रयोगशाला में एक बेबी डॉल लेकर आए और उसमें बहुत सारे बच्चे थे, जिसको बेबी डॉल जो थी, जैसे उसको बच्चे देखते थे, उसको नकल करते थे, उसको अवलोकन करते थे और उसको वही चीज़ वो सीखते थे बच्चे। अगर बेबी रो रही है, तो बच्चे भी रोना सीखते थे। बेबी जो बोलती थी, बच्चे उसको बात को दोहराते थे। तो इसलिए आपके अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया कि जो बच्चे होते हैं, जो समाज होता है, वो आपके नकल अवलोकन करके ही सीखता है। ठीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जेबी वाटसन की बात की जाए तो जेबी वाटसन कौन थे? तो जेबी वाटसन आपके व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है? तो याद रखिएगा व्यवहारवाद के जनक आपके जेबी वाटसन को माना जाता है। जेबी वाटसन के साथ स्किनर ने व्यवहारवाद के बारे में काम किया था। ठीक है? ये पॉइंट याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका पॉइंट है आर.एस. वुडवर्ड। तो वुडवर्ड का जन्म कब हुआ था? तो वुडवर्ड का जन्म आपका याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था और इनका मानना था कि जो व्यवहार होता है और चेतना दोनों मनोविज्ञान के विषय हैं। व्यवहार जेबी वाटसन और आपके चेतना किसने दिया था? तो आपके फ्रॉइड साहब ने चेतना और अचेतना की बात की थी। तो उनको मानना था कि आर.एस. वुडवर्ड की कि जो आपका व्यवहारवाद है और चेतना है दोनों एक समान होते हैं आपके मनोविज्ञान के लिए। उम्मीद करता हूँ जितने मैंने पॉइंट आपको बताए सारे आपको समझ आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बंडूरा। अगला क्वेश्चन है जीवन मूल प्रवृत्ति को ये भी कहा जाता है कल्पना, स्वप्न, थेनोटस या ऑप्शन डी इरोज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एनिमा और एनिमस का क्या संप्रदाय है। पहला ऑप्शन है व्यक्ति मनोविज्ञान, ऑप्शन बी है एनालिटिकल साइकोलॉजी या ऑप्शन सी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ऑप्शन डी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। सोच समझ के बताइएगा। इस सवाल शायद ये सवाल आपकी यूपी में पूछा गया था, यूपी पीजीटी में 2018 या 19 के करीब ये सवाल आपके साइकोलॉजी में पूछा गया था। एनिमा और एनिमस का क्या संप्रदाय माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एनालिटिकल साइकोलॉजी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एनिमा जो होता है, जो आपका एनिमा है, एनिमा आपके फीमेल को डिनोट किया जाता है। और बात कीजिए एनिमस का, तो एनिमस आपका मेल जेंडर होता है। कार्ल युग इसके जो एनिमा और एनिमस ने आपके कॉल एक जूक थे, एक साइंटिस्ट है आपके, उन्होंने बताया था कि अपोजिट जेंडर को लेकर इसके बारे में बताया गया था एनिमा और एनिमस में। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा एनालिटिकल साइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है किसका ये विश्वास था कि हीनता की भावना व्यक्तित्व विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहला ऑप्शन है कॉल जूंग, अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन सी है अब्राहम मैस्लो या ऑप्शन डी जेबी वाटसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा अल्फ्रेड एडलर। अल्फ्रेड एडलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड एडलर ने थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का सिद्धांत दिया था आपके अल्फ्रेड एडलर ने।
सबसे पहले आपके एल्फ्रेड एडलर और आपके एब्राहम मैस्लो दोनों साथ में काम करते थे। इन्होंने एल्फ्रेड एडलर ने अब्राहम मैस्लो का साथ छोड़कर इन्होंने व्यक्तित्व का एक नया सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी होता है और आपके एल्फ्रेड एडलर जो थे आपके ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक माने जाते हैं। दोनों पहले साथ में काम करते थे। अल्फ्रेड एडलर अब्राहम मैस्लो को साथ छोड़कर इन्होंने अलग अपना एक थ्योरी दिया जिसको थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये सवाल आपसे पूछा गया था कि अब्राहम मैस्लो के साथ कौन से वैज्ञानिक उनके साथ काम करते थे? तो अल्फ्रेड एडलर थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन प्रयोग करने में स्किनर का सहयोगी कौन थे? देख सकते हैं कैसा सवाल आपसे पूछ लिया कि कौन सहयोगी थे। ऐसे ही आपके फ्रॉड के साथ पूछ लिया था कि फ्रॉड के साथ प्रयोग करने वाले कौन उनके सहयोगी थे। तो याद रखिएगा नाम, ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला ऑप्शन है सीबी फ्रेस्टर, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन और आपके ऑप्शन डी है इवान पेवलोव। तो वीएफ स्किनर ने आपके ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात की है, जिनके साथ सीबी फॉरेस्टर इनके साथ हुआ करते थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, सॉरी मैंने बी बोल दिया। ईएल टोंडाई के बारे में मैंने आपको बता दिया, जेबी वाटसन के बारे में मैंने आपको बता दिया, बचे इवान पेलोव। तो इवान पेलोव आपने नाम सुना होगा जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का थ्योरी दिया हुआ है। कन्फ्यूज़ बहुत सारे बच्चे होते हैं ऑपरेंट में और क्लासिकल में। तो जहाँ पर आपका ऑपरेंट है, वहाँ पर आपका आंसर होगा स्किनर, ठीक है? क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपके स्किनर साहब ने दिया था और जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए क्लासिकल, तो क्लासिकल थ्योरी आपके इवान पेवलोव ने दिया था। कब दिया था? तो 1900 नहीं 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका था। ठीक है? और आपके इवान पेवलोव आपके और जेबी वाटसन और थॉर्नडाइक ये तीनों आपके व्यवहारवादी सिद्धांत मानते हैं। ठीक है? ये तीनों व्यवहारवादी वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा और इवान पेलाव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जितना मैंने आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे आपके बीपीएससी में पूछा गया हो, चाहे आपके किसी अदर स्टेट में पूछा गया हो। लेकिन ये सारे सवाल आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैंने आपको हर एक पॉइंट को बताते चल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि अगर आप सीरियस हो एग्जाम क्वालीफाई करने को लेकर, तो हर पॉइंट आपको क्लियर पता होना चाहिए। अगर आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो बस मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 10 है, मित्रता, लगाव, विश्वास और स्वीकार्यता मैस्लो की आवश्यकता वरीयता सिद्धांत में कौन-सी आवश्यकताएँ मानी जाती हैं? पहला ऑप्शन है सम्मान, प्यार और संबंध, सुरक्षा या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। मैस्लो नीड जो मैस्लो आवश्यकता का सिद्धांत दिया था उसके अंदर फ्रेंडशिप की और इंटीमेसी जिसे लगाव बोलते हो, ट्रस्ट और आपकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट थे जिन्होंने आवश्यकता के सिद्धांत में बताया था। तो ये आपके लव और संबंध के अंदर आता है। इस फ्रेंडशिप, लगाव ये सब चीज़ कहाँ देखने को मिलता है? ये सब आपके प्यार के अंदर ही देखने को मिलता है जो आपको बखूबी पता होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आपके पेपर में ये सवाल पूछा जा चुका है कि अब्राहम मैस्लो ने अपना आवश्यकता और वरीयता सिद्धांत कब दिया था। जस्ट मैंने आपको बताया कि अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, लेकिन इस सवाल में आपको बताना है कि कब दिया था, आपको ये बताना है। 1904 में, 1943 में, 1965 या ऑप्शन डी 1975। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा 1943 में दिया गया था, क्योंकि सवाल आपके पेपर में पूछा जा चुका है। आप जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विलियम जेम्स किसके संस्थापक माने जाते हैं?
विलियम जेम्स वाज द फाउंडर ऑफ। पहला ऑप्शन है कार्यात्मक मनोविज्ञान, रचनात्मक मनोविज्ञान, मानवीय मनोविज्ञान या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक विलियम जेम्स का एक काफ़ी फेमस बुक है, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स, सवाल पूछा गया था आपके DSSB में कि विलियम जेम्स का कौन-सा प्रसिद्ध पुस्तक माना जाता है? तो याद रखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक आपके विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी, जो काफ़ी साइकोलॉजी में काफ़ी फेमस बुक मानी जाती है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और जो मैंने पुस्तक का नाम बताया, इसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चेतन को अध्ययन करने के लिए संरचनावाद सामान्यतः कौन-सी विधि प्रयोग करता है? पहला ऑप्शन है परीक्षण, केस अध्ययन, आत्मनिरीक्षण या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। काफ़ी ईज़ी सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन को हिंदी में नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार इंग्लिश पढ़ना, आसानी से इसका आंसर आप दे पाओगे, क्योंकि इंग्लिश में इसका जो क्वेश्चन है उसमें आंसर छुपा हुआ है आपके इंग्लिश के सेंटेंस में। तो चेतना का अध्ययन जो होता है आपके इंट्रोस्पेक्शन होता है, अंतःनिरीक्षण, क्योंकि चेतना जो होता है आपके ईद होता है और ईद क्या होता है, वो आपके अंदर के निरीक्षण को जांचना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडवर्ड रिचनर किसके शिष्य थे? विलियम वुंड के, विलियम जेम्स, R.S. वुडवर्थ या ऑप्शन डी B.F. स्किनर। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विलियम वुंड के आपके शिष्य थे एडवर्ड रिस्नर। विलियम वुंड कौन थे? जस्ट मैंने आपको बताया था, जिन्होंने आपके मनोविज्ञान का पहला प्रयोगशाला खोला था आपके लिप्जिंग में, जर्मनी के अंदर। उन्हीं के शिष्य माने जाते हैं एडवर्ड रिचनर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विलियम वुंड का नाम रट्टा मार लेना, क्योंकि सवाल आपके पेपर में जरूर इनसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जेबी वाटसन व्यवहारवाद कब प्रकाशित किया था? तो मैंने आपको बताया भी था। पहला ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के पहला दशक में, 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत बार मैंने जेबी वाटसन के बारे में डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो बस इसका आंसर हम बी टिक आउट करके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने परम दहली का उद्दीपक को उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया है जो कम से कम प्रत्यक्षीकृत की जाए। 75% बार, 60% बार, 50% या ऑप्शन डी 20%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में आप कुछ सेकंड एक प्रकाश बिंदु को देखते हो, तो ऐसा लगता है कि प्रकाश बिंदु अनियमित तरीके से गति करता है। ये घटना जानी जाती है। पहला ऑप्शन है फाई घटना, ऑप्शन बी है ऑटोकाइनेटिक प्रभाव, वास्तविक गति या ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोपिक गति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके MP में पूछा गया था कि नेकर घन किसका एक उदाहरण है? पहला ऑप्शन है रिवर्सिबल, प्रीफेक्चुअल, कलर या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो नेकलर क्यूब से सबसे सवाल पूछा जाता है कि नेकलर क्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा, नेकलर क्यूब का आविष्कार आपके लुई अल्बर्ट लुई अल्बर्ट नेकर ने किया था और उन्हीं के नाम पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेकर घन किसका एक उदाहरण है और ये आविष्कार कब किया था? तो 1832 में आपके नेकर क्यूब का आविष्कार किया गया था। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई होना चाहिए, रिवर्सिबल। हाँ, रिवर्सिबल फिगर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है, आप चाहते हो डेली आपको इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाए पूरा डिटेल में, तो बस आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अभी जाकर वीडियो को सारे लोग लाइक करो और टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। जितना भी आपके कोई भी न्यूज़ अपडेट आता है, मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पर रिप्लाई दी जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन करके आप सवाल पूछ सकते हो। सारे क्वेश्चन को आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप लोग कोशिश कीजिए, जितने क्वेश्चन का आंसर आप टाइप कर रहे हो, लास्ट में जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आउट ऑफ क्वेश्चन आपने कितने क्वेश्चन राइट करे, सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। जब मैं आप लोग का स्कोर देखूँगा, तो मुझे आइडिया लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, आपको और कैसा क्वेश्चन आपको कराना चाहिए। ठीक है? तो आप लोग कोशिश करोगे, जो भी डाउट हो, जो भी सवाल हो आपके मन में, सारा सवाल आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी आपके अंदर डाउट हो, सारे सवाल आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर दी जाएगी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हम वस्तु को वैसे ही और वही प्रत्यक्षीकरण करते हैं जहाँ और जैसे हमने उन्हें आखिरी बार देखा था। तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गति परितृष्ण, आभासी गति, या ऑप्शन सी स्थान, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो आपने देखा होगा किसी-किसी का ब्रेकअप हो जाता है और किसी के 1 साल हो गया, 2 साल ब्रेकअप हो गया। लेकिन 2 साल बाद जब इंसान को आप देखते हो जिससे आपका ब्रेकअप हुआ था, तो उस इंसान को जैसा आपने छोड़ा था, भले 2 साल जो आपने ब्रेकअप किया था, 2 साल में इंसान काफ़ी डिफरेंट आपको दिखता हो, लेकिन जब 2 साल बाद जब वो इंसान आपके पास आता है, तो बिल्कुल जैसा आपने उसको छोड़ा था, बिल्कुल आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। तो उसको हम इंग्लिश में लोकेशन कॉन्स्टेंसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रेटिना के पीछे की परतें हैं? विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स द रियर लेयर ऑफ द रेटिना? आपने 8 क्लास से लेकर साइंस में क्लास 12 तक, अगर आपने साइंस 12 तक किया होगा, तो हर चैप्टर में आपको रेटिना रियर रेयर से सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा। अगर आपको याद आ रहा हो, तो इसका आंसर आप आसानी से आप बता सकते हो। पहला ऑप्शन है द्विध्रुवीय कोशिकाएं, रॉड्स और कोन्स, ऑप्शन सी है गैंग्लियन कोशिकाएं, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो जो आपके रेटिना के पीछे की जो परतें होती हैं, उसे रॉड्स और कोन्स के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उद्दीपक के वो तत्व जो आपके भौतिक रूप से पास होते हैं, पास देखे जाते हैं और सभी मिलकर एक अर्थपूर्ण चित्र बनाते हैं, ये सिद्धांत किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है समीपता का नियम, समानता का नियम, अच्छे चित्र का नियम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। चलिए ये सवाल बताइए कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किसने दिया था? तो याद रखिएगा, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी आपके गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा और याद रखिएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का मूल्य तंत्र प्रतिनिधि का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। इस घटना पर एक प्रसिद्ध प्रयोग किया गया, स्किनर और बार्टलेट द्वारा, ऑप्शन बी है मैक्लीलैंड और वाइनर द्वारा, या ऑप्शन सी ब्रूनर और गुडमैन द्वारा, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा जाता है कि ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा, ब्रूनर आपके अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, काफ़ी फेमस नाम है ब्रूनर साइकोलॉजिस्ट में, जिन्होंने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान और कॉग्निटिव लर्निंग का थ्योरी दिया हुआ है। कौन-कौन सा थ्योरी दिया हुआ है इन्होंने?
तो कॉग्निटिव, लर्निंग और आपका संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इन्होंने 2 थ्योरी दिया हुआ है, इसे याद रखिएगा। और इन्होंने ऑलरेडी 3 स्टेज भी बताया था। कौन-कौन सा 3 स्टेज थे आपके ब्रूनर के? तो पहला आपका था इनएक्टिव। इनएक्टिव क्या था? जो आपके एक्शन बेस होते हैं, उसे इनएक्टिव कहते हैं। सेकंड आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था आइकॉनिक बेस्ड। आपने पेपर उठा के देख सकते हो, अगर आपने पूछ देखा होगा क्वेश्चन पेपर तो आपको याद आ रहा होगा कि आपसे पूछा गया था आइकॉनिक स्टेज किसके द्वारा दिया गया एक स्टेज है। तो याद रखिएगा ब्रूनर। आइकॉनिक स्टेज जो होता है आपके इमेज बेस माना जाता है, ठीक है? इमेज बेस होता है आपका आइकॉनिक। तीसरा इनका स्टेज कौन-सा था? तीसरा स्टेज था इनका सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक जो होता है आपके लैंग्वेज बेस माना जाता है, लैंग्वेज बेस, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आपके ब्रूनर से काफ़ी रिलेटेड सवाल है, जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार रिपीट होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रदर्शन के वो संकेत जो दोनों आँखों से देखे जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोनोक्यूलर, ऑप्शन बी है द्विनेत्री संकेत या ऑप्शन सी सामंजस्यता या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बाइनोक्यूलर। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा सवाल है, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। कम रोशनी में एक रस्सी का सांप देखा जा सकता है, ये किसका उदाहरण है? कभी-कभी ऐसा होता है कि एक रस्सी देखकर आप डर जाते हो, आपको लगता है कि वो सांप है, तो आपसे पूछा जा रहा है ये किसका एग्ज़ाम्पल है? कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइव या फिर आप कार से जा रहे हो किसी भी बस से, तो आप जब देखते हो आगे तो आपको लगता है कि रोड पे पानी गिरा हुआ है, लेकिन रोड पे पानी नहीं गिरा होता है। वो आपका बस क्या है? तो आपका एक भ्रम है, तो उसको हम इल्यूज़न के नाम से जानते हैं, एक भ्रम के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी आसान सा सवाल था, जो आपके पेपर में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ईएसपी का फुल नेम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा एक्स्ट्रा सेंसरी पावरफुलनेस। नहीं, 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 ये नहीं होगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मिलर के अनुसार हमारे अवधान का दायरा सामान्यतः किसके बीच रहता है? तो ये सवाल ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 7 प्लस माइनस 2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। यदि हम एक हल्के उद्दीपक पर ध्यान दें, तो ये हमारे अवधान में एक क्षण रहेगा और फिर अगले क्षण अवधान से बाहर चला जाता है। ये प्रक्रिया बार-बार होती है, इसे क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ अटेंशन, शिफ्ट ऑफ अटेंशन, हैबिचुअल अटेंशन या ऑप्शन डी पॉल्यूशन ऑफ अटेंशन। सवाल शायद आपने नहीं समझा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल देकर। जैसे कि मैंने अभी तक आपको 27 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरा वीडियो अभी तक आप देख रहे हो, तो बीच में एक ऐसा क्वेश्चन या बीच में ऐसा क्षण आया होगा, जो आपने वीडियो पे ध्यान आपका हट गया होगा। आपने ध्यान वहाँ पे रहा नहीं होगा और आपने देखा होगा 25 से क्वेश्चन 27 आ गया। तो बीच-बीच में ध्यान एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या फिर उस पे कम ध्यान देना और बाद में फिर ज़्यादा ध्यान देना, उसको क्या कहते हैं? तो अवधान का अटेंशन का उतार-चढ़ाव। कभी-कभी किसी का बात काफ़ी बोरिंग लगती है, तो आपका ध्यान वहाँ से हट जाता है। फिर बाद में आप उसका बात सुनने लगते हो। तो ध्यान को हटना फिर आना, ये सब चीज़ आपके अटेंशन का उतार-चढ़ाव है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टोटल मैंने 27 क्वेश्चन कराए, तो आप बता सकते हो आपने आउट ऑफ 27 आपने कितने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, चाहे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट हो या कोई एग्ज़ाम रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, आप कोई भी सवाल आपके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दी जाएगी। अगर आप साइकोलॉजी का नोट्स लेना चाहते हैं, तो सिर्फ़ ₹201 में आपको 1500 प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में आपको व्याख्या सहित आपको दिया जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो।
और ये सारे नोट्स आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस है, जो आपके सिलेबस में और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।